पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या होल नंबर्स किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या इंटीजर्स किसे कहते हैं, परिमेय संख्या रेशनल नंबर किसे कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या जो गिनती की संख्या जो शून्य से स्टार्ट हो, जीरो से स्टार्ट हो, और प्राकृत संख्या को सम्मिलित रूप से पूर्ण संख्या कहते हैं। इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसमें ऋणात्मक नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, जीरो और धनात्मक संख्याओं को सम्मिलित रूप से पूर्णांक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याएं वैसे संख्या को कहते हैं जो p/q के रूप में हो, जहाँ p और q एक इंटीजर यानी पूर्णांक हो और q जीरो के बराबर नहीं हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हो जाएगा -5 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक संख्या है, बट नीचा q का जो मान होगा जीरो नहीं होगा। जीरो के अलावा कोई भी पूर्णांक संख्या हम ले सकते हैं, जैसे 4 ले सकते हैं, दूसरा -3 बटा -5 कर सकते हैं, 9/-4 कर सकते हैं। यह सब परिमेय संख्या के एग्जाम्पल्स हैं। आगे हम पढ़ेंगे संवृत्त पढ़ाए थे कि किसी भी संख्या में यदि कोई प्राकृत संख्या है और उस प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या जोड़ेंगे तो प्राकृत संख्या ही मिलेगा। तो ऐसे बोलेंगे कि प्राकृत संख्या जोड़ के अंतर्गत संवृत्त है। प्राकृत संख्या जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया था कोई भी प्राकृत संख्या में जोड़ने से एक प्राकृत संख्या ही मिलेगी। ऐसे तो बोलेंगे प्राकृत संख्या जोड़ के अंतर्गत संवृत्त है। जैसे प्राकृत में यदि प्राकृत संख्या जोड़ेंगे तो हमको प्राकृत संख्या ही मिलेगी। प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या से यदि गुणा करेंगे तो हमको फिर प्राकृत संख्या ही मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई भी प्राकृत संख्या 3 ले लीजिए, इसमें प्राकृत संख्या यदि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी एक प्राकृत संख्या है। यदि किसी प्राकृत संख्या 4 है उसमें यदि कोई प्राकृत संख्या 5 ऐड करेंगे तो हमको 11 आएगा, ये भी एक नेचुरल नंबर्स हैं। तो बोलेंगे कि प्राकृत संख्या जोड़ और गुणा के अंतर्गत संवृत्त है। अगर प्राकृत संख्या में से यदि कोई प्राकृत संख्या घटाएंगे तो हमेशा प्राकृत संख्या नहीं मिलेगा। यह है कि इस केस में किसी भी हाल में हमेशा प्राकृत संख्या ही आएगा जब जोड़े या गुना करे तब। लेकिन प्राकृत संख्या में से कोई प्राकृत संख्या घटाएंगे तो जरूरी नहीं कि हमेशा प्राकृत संख्या ही है। जैसे यहाँ तो 5 में से यदि 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन वहीं यदि 3 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे -2 आएगा। -2 प्राकृत संख्या नहीं है। इसी तरह यदि प्राकृत संख्या में यदि भागा देंगे प्राकृत संख्या से तो हमको प्राकृत संख्या नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए 3 है और 3 में हम भागा दें 7 से तो 3/7, 3/7 प्राकृत संख्या है नहीं, यह एक परिमेय संख्या है। तो कहेंगे कि प्राकृत संख्या घटाव तथा भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। प्राकृत संख्या जोड़ तथा गुणा के अंतर्गत संवृत्त है, प्राकृत संख्या घटाव तथा भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। यहाँ तक पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है। इसके आगे अब बढ़ते हैं। जिस तरह प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या जोड़ने पर प्राकृत संख्या आ रहा है, गुणा करने पर प्राकृत संख्या आ रहा है, घटाव या भाग देने पर प्राकृत संख्या नहीं आ रहा है, उसी प्रकार हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या में, होल नंबर्स में। यदि पूर्ण संख्या में यदि कोई पूर्ण संख्या जोड़ेंगे तो हमको पूर्ण संख्या मिलेगा। यदि पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे तो हमको पूर्ण strength ही मिलेगा। इस प्रकार कहेंगे कि पूर्ण संख्या जोड़ तथा गुणा के अंतर्गत संवृत्त है। इस प्रकार कहेंगे प्राकृत संख्या जोड़ तथा गुणा के अंतर्गत संवृत्त है।
पूर्ण संख्या यदि पूर्ण संख्या में से कोई पूर्ण संख्या घटाएंगे तो हमको पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा। पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा। यदि पूर्ण संख्या में हम भागा दे दे किसी पूर्ण संख्या से ही तो हमको पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहेंगे तो मान के चलिए 0 एक पूर्ण संख्या है, इसमें से 5 घटा रहे हैं तो हमको -5 आएगा। -5 पूर्ण संख्या ना होकर क्या है, एक पूर्णांक है। तो पूर्ण संख्या में से जब पूर्ण संख्या घटा रहे हैं तो हमको पूर्ण संख्या हर हाल में नहीं मिलेगा। तो कहेंगे कि पूर्ण संख्या घटाव तथा भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। यहाँ जैसे पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या से भाग देंगे तो पूर्ण नहीं आ गया। मान के चलिए 0 एक पूर्ण संख्या है या 5 एक पूर्ण संख्या है और इसमें हम भागा दे रहे हैं किसी पूर्ण संख्या 11 से तो हमको मिलेगा 5/11 और 5/11 हम लोग जानते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या में भी प्राकृत संख्या में भी जोड़ और गुणा के अंतर्गत संगृहित था, गुणा भाग और घटाव के अंतर्गत संगृहित नहीं था। पूर्ण संख्या में भी जोड़ और गुणा के अंतर्गत संगृहित है, भाग और घटाव के अंतर्गत पूर्ण संख्या संगृहित नहीं है। इसी तरह आगे पढ़ेंगे और इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बताते हैं। वीडियो पॉज करके नोट करना है। हमें आशा है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है पूर्णांक। पूर्णांक के अंतर्गत देखते हैं तो किसी भी पूर्णांक में यदि पूर्णांक जोड़ेंगे तो हमेशा पूर्णांक मिलेगा। ये आप लोग खुद एग्जाम्पल लिख के देख सकते हैं। जैसे कोई भी पूर्णांक संख्या लिख लीजिए -3, इसमें एक पूर्णांक संख्या 9 जोड़ दीजिए तो आएगा 6 भी क्या एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या ऋणात्मक प्राकृत संख्या 0 और धनात्मक प्राकृत संख्या को एक साथ सम्मिलित रूप से पूर्णांक कहते हैं। तो -3 भी पूर्णांक है, इसमें 9 जोड़ेंगे तो 6 भी आएगा, 6 एक पूर्णांक संख्या है। उसी तरह यदि पूर्णांक में से अगर कोई पूर्णांक घटा ले तो भी हमको पूर्णांक मिलेगा, पूर्णांक ही मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी 2 पूर्णांक संख्या लीजिए, जैसे -9 ले लीजिए, इसमें घटाना है, घटा दीजिए -10 आएगा -19। -19 एक पूर्णांक संख्या है। उसी तरह किसी पूर्णांक में यदि हम गुणा करेंगे पूर्णांक से तो हमको पूर्णांक संख्या ही मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर 0 एक पूर्णांक संख्या है, इसमें हम गुणा कर देते हैं -11 से तो मिलेगा क्या 0 किसी भी संख्या में गुणा करने पर उसको 0 बना देता है। और 0 क्या है, 0 एक पूर्णांक संख्या है। तो लिखेंगे कि पूर्णांक संख्या जोड़ घटाव तथा गुणा के अंतर्गत संवृत है। संवृत का मतलब है कि जिस संख्या में उस संख्या से गुणा करे, जोड़ करे या घटाव करे या भगा दे, तो यदि वही संख्या है किसी भी हर हाल में यदि वही संख्या आ रहा है तो वह संवृत है, यदि नहीं आ रहा है तो असंवृत है। जैसे पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या जोड़ेंगे, गुणा करे, घटाए, जोड़ेंगे और गुणा करेंगे तो पूर्ण संख्या हर हाल में आएगा, लेकिन घटाव या भागा देने पर पूर्ण संख्या हर हाल में नहीं आ रहा है
तो कहेंगे कि घटाओं तथा भागा के अंतर्गत पूर्ण संख्या संगृहीत नहीं है, लेकिन पूर्णांक संख्या में है, जोड़ में भी संगृहीत है, घटाओ में भी संगृहीत है, गुणा में संगृहीत है, संगृहीत नहीं है भाग में। क्योंकि किसी पूर्णांक संख्या में यदि पूर्णांक से ही भागा देंगे तो हमको फिर से परिमेय संख्या आ जाएगा। जैसे मान लीजिए पूर्णांक -3 है और इसमें हम भागा दे रहे हैं 5 से, तो यह आ जाएगा -3/5, और -3/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि पूर्णांक संख्या भागा के अंतर्गत संगृहीत नहीं है। तो मैंने पढ़ा दिया किस किस के अंतर्गत संगृहीत, प्राकृत संख्या के पढ़ा दिया संगृहीत, पूर्ण संख्या का पढ़ा दिया, पूर्णांक का पढ़ा दिया। अब आगे संगृहीत पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। इसको तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके नोट करना है, वीडियो पॉज करके। हमें आशा है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या किस किस ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन के तहत संकीर्ण है और संगृहीत है, और किसके ऑपरेशन के अंतर्गत संगृहीत नहीं है। हमें आशा है आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। पढ़ेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ दीजिए, हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। परिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या घटा लीजिए, परिमेय में से कोई भी परिमेय संख्या घटाइए, हमेशा परिमेय ही आएगा। परिमेय में किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए, परिमेय में किसी भी परिमेय संख्या से गुणा कीजिएगा, हमेशा परिमेय ही आएगा। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देने पर हमेशा परिमेय आए, हमेशा परिमेय आता है। सिर्फ केस है, इसमें एक केस है, केस एक ही है, नोट करके लिखा देते हैं। नोट में लिखिएगा 0 से भाग देने पर, 0 से किसी भी संख्या में भाग देने पर, किसी भी संख्या में भाग देने पर अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित होता है। यानी आप किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग दीजिएगा तो उसका अनडिफाइंड हो जाता है, परिभाषित अपरिभाषित है। उसको आज तक किसी भी गणितज्ञ ने उसको परिभाषित नहीं किया है, किसी भी मैथमेटिशियन ने इसको परिभाषित आज तक नहीं किया है। जैसे कोई भी संख्या हो, 0 का कॉन्सेप्ट है कि 0 किसी भी संख्या में हम गुना करेंगे तो उस संख्या को 0 बना देता है। यहाँ दुनिया के कितना भी बड़ा संख्या लेकर रख दे और उसमें 0 से गुना करेंगे तो संख्या को 0 बना देगा, लेकिन दुनिया के कोई भी संख्या उस पर रखे और उसमें 0 से डिफाइंड कर दे तो यह अपरिभाषित हो जाता है। अपरिभाषित इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे अगर कोई भी संख्या रखेंगे और इस संख्या में, इस संख्या के बराबर 0 से यहाँ के ले आकर गुना करें, यही ना है। यहाँ पे जैसे यह अपरिभाषित इसलिए हो जाता है कि यहाँ कोई भी संख्या रखे, कितना भी बड़ा संख्या रखे और वहाँ पर यदि 0 से गुना करेंगे तो पूरा का टर्म ही 0 बना देगा, जो इसके बराबर कभी नहीं हो सकता है। इसको समझाते हैं थोड़ा अच्छा से, पहले इसको नोट कीजिए फिर बताते हैं। इसको वीडियो पॉज करके नोट लिखिए। यहाँ लिखिएगा परिमेय संख्या
परिमेय संख्या जोड़ घटाव गुना के अंतर्गत संवृत है, परंतु भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। इसको ऐसे लिखिएगा, परिमेय संख्या जोड़ घटाव गुना के अंतर्गत संवृत है, परंतु भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है, क्योंकि जीरो भी एक परिमेय संख्या है। जीरो कैसे परिमेय संख्या है? जीरो बटा कुछ भी लिख सकते हैं, तो p बाई क्यू के रूप में होता है। q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, बाकी q का मान कुछ भी रख सकते हैं। p का मान हम बोले हैं कि शून्य रहेगा, p का मान शून्य हो सकता है, लेकिन q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। p का मान 0/1 रखेंगे तो ये शून्य हो जाएगा। किसी जीरो में किसी भी संख्या से भाग दे, जीरो में किसी भी संख्या से भाग दे, कोई भी अगर संख्या यहाँ पे लेके भाग दे तो उसको शून्य बना देगा। जीरो में किसी भी संख्या से गुना करे तो शून्य बना देगा, लेकिन जीरो किसी भी संख्या में, दुनिया के कोई भी संख्या वहां पे अगर जीरो से भाग देंगे तो वह अनडिफाइंड हो जाएगा। वहीं कैसे यहाँ होता है, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे तो पूरे परिमेय संख्या के लिए परिमेय संख्या आएगा, सिर्फ इसमें शून्य यदि हटा देंगे तभी यह मान्य है। यदि जब तक उसमें परिमेय संख्या में शून्य भी आता है और तो यदि शून्य को लेकर चलेंगे तो परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। संवृत इसी केस में है जब हम शून्य को हटा दें। तो वही हम लिखना चाह रहे हैं कि परिमेय संख्या जोड़ घटाव गुना के अंतर्गत संवृत है, परंतु भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। यदि शून्य को हटा दे तो परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत भी संवृत है। परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत भी संवृत है। परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत भी संवृत है। कब? जब शून्य को हटा देंगे। लेकिन परिमेय संख्या में शून्य भी आता है, परिमेय संख्या में शून्य भी आता है, इसलिए जब परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे तो परिमेय संख्या हर स्थिति में आए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए लिखने के लिए लिखेंगे कि परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। यदि शून्य को हटा दे तो परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत संवृत है। परिमेय संख्या जोड़ घटाव गुना के अंतर्गत संवृत है, परंतु भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। यदि शून्य को हटा दे तो परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत भी संवृत है। संवृत का एक हम टेबल बनाएंगे, उसको याद रखने के लिए तब तक आप लोग इसको वीडियो पॉज करके लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं, टेबल बनवाते हैं संवृत का। कौन कौन संख्या संवृत है जोड़ घटाव गुना के अंतर्गत, तो कौन जोड़ घटाव गुना भागा के अंतर्गत संवृत नहीं है, इसका एक टेबल बनाएंगे, उसमें टिक करेंगे। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटाते हैं। संवृत टेबल, इसको बोलते हैं क्लोजर लॉ। CLOSURE क्लोजर लॉ इसको बोलते हैं। संवृत टेबल यहाँ लिखेंगे प्रकृत, इसके नीचे लिखेंगे पूर्ण,
इसके नीचे लिखेंगे पूर्णांक और इसके नीचे लिखेंगे परिमेय। यहां लिखेंगे इसके ऊपर, यहां लिख देंगे जोड़, यहां लिखेंगे घटाव, यहां लिखेंगे गुना, यहां लिखेंगे भाग। अब आप लोग कॉपी में नोट किए होंगे तो इसको देख के बताएंगे। इसको इसे थोड़ा बना लीजिएगा सीधा कॉपी में। बताइए, प्राकृत संख्या जोड़ के अंतर्गत संग्रहित था, घटाव के अंतर्गत नहीं था, गुना के अंतर्गत था, भाग के अंतर्गत संग्रहित नहीं था। पूर्ण संख्या जोड़ के अंतर्गत संग्रहित है, घटाव के अंतर्गत नहीं है, गुना के अंतर्गत है, भाग के अंतर्गत नहीं है। पूर्णांक संख्या जोड़ के अंतर्गत संग्रहित था, घटाव के अंतर्गत भी संग्रहित था, गुना के अंतर्गत संग्रहित था, भाग के अंतर्गत संग्रहित नहीं था। परिमेय संख्या पढ़ाए थे, वहां पे आप लोग जाके देखिएगा। परिमेय संख्या जोड़ के अंतर्गत भी संग्रहित है, घटाव के अंतर्गत भी संग्रहित है, गुना के अंतर्गत भी संग्रहित है, भाग में संग्रहित नहीं है। क्योंकि पूरे परिमेय संख्या के लिए हो रहा है तो पूरे परिमेय संख्या में जीरो भी आता है, और जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ लिखेंगे कि परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत संग्रहित नहीं है। यदि जीरो को हटा देंगे तो परिमेय संख्या भी भाग के अंतर्गत संग्रहित हर एक केस में है, सिर्फ जीरो को छोड़कर। इस टेबल को आप लोग दिमाग में रखिएगा, एक सिंपल बैठ जाएगा माइंड में। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे आशा है आप लोग इसको नोट किए कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमने पढ़ा दिया क्लोजर लॉ, अब इसके आगे पढ़ना है, उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम। इसके आगे पढ़ना है किस किस, यही चार संख्या को लेकर विशेषता के बारे में जानेंगे। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या को ही लेकर इसी के इर्द गिर्द हम लोग को इसी संख्या को लेकर के उसके विशेषता के बारे में जानेंगे कि आगे कैसे कैसे संख्या को लेकर क्या क्या खेल हो रहा है। आगे ये हो गया है, अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे में है कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम। क्रम यानी ऑर्डर, क्रम। जैसे क्रम में बता रहे हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे a प्लस बी, ये क्रम है, पहला क्रम है, फिर पहले बाद में b आ रहा है, और इसी का क्रम बदल दे, जैसे b पहले कर दे और a बाद में कर दे, तो इस जोड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्रम चेंज कर रहे हैं, a प्लस बी को b प्लस a कर रहे हैं। यदि गुना में करे a इंटू बी, इसी को b इंटू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर ले, यहाँ पे 4 में 5 जोड़े या 5 में 4 जोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 में 5 से गुना करे या 5 में 4 से गुना करे, इसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या घटाव के अंतर्गत बराबर है? a माइनस बी बराबर b माइनस ए होगा? कभी नहीं होगा। जैसे 4 में से 5 घटाएं तो इसका मान बराबर आएगा 5 में से 4 घटाने पर? कभी नहीं आएगा। 4 में से 5 घटाएंगे तो माइनस 1 आएगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो इसी तरह लेकर के इसके क्रम बदलने पर क्या क्या हो रहा है वो वही देखना है। आगे बढ़ते हैं। तो नियम का नाम है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या के अंतर्गत
फिर पूर्ण संख्या के अंतर्गत पढ़ेंगे, फिर पूर्णांक के अंतर्गत पढ़ेंगे, फिर परिमेय के अंतर्गत पढ़ेंगे। एक बार समझिएगा, टेबल से सब क्लियर हो जाएगा, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। प्राकृत संख्या के अंतर्गत पढ़ रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ, a प्लस बी यदि बराबर हो b प्लस a के, तो बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ जोड़ के अंतर्गत, प्राकृत संख्या के जोड़ के अंतर्गत कम्यूटेटिव लॉ आता है। यदि नहीं होगा तो नहीं आता है। तो देखिए, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या को एक साथ लेते हैं। कोई भी संख्या लीजिए, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, यदि a प्लस बी बराबर b प्लस a, जैसे 5 में 4 जोड़े तो अगर इसका ऑर्डर बदल दे, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। इसका ऑर्डर बदल के जोड़े, पहले b और बाद में करें, जैसे 4 में 5 जोड़े तो आएगा 9। तो कम्यूटेटिव लॉ जो है, क्रम विनिमय नियम, जो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के लिए लिखेंगे, प्राकृत संख्या तथा पूर्ण संख्या के लिए, पूर्ण संख्या के लिए, पूर्ण संख्या के लिए क्रम विनिमय नियम के लिए जोड़ तथा घटाव का क्रम विनिमय नियम सत्य है। जोड़ तथा घटाव का क्रम विनिमय नियम सत्य है, यानी इसके क्रम बदलने पर इसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो प्राकृत संख्या तथा पूर्ण संख्या के लिए जोड़ तथा घटाव का क्रम विनिमय नियम सत्य है, लेकिन इसी प्राकृत तथा पूर्ण संख्या के लिए एक बार पूर्णांक संख्या के लिए पहले देख लेते हैं। तो पूर्णांक संख्या जैसे -3 है और इसमें जोड़ दे -5, तो इसका जो रिजल्ट आएगा -8 हो जाएगा। अगर इसका क्रम बदल दे -3 जोड़ -5 जोड़ -3 करे तब भी -8 आएगा। यदि -5 जोड़ 8 कर दे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। या 8 जोड़ -5 करें, जोड़ -5 करें तो भी 8 आएगा। तो पूर्णांक के लिए भी क्रम विनिमय नियम क्या है, जोड़ के अंतर्गत सही है। तो जोड़ के अंतर्गत जो है प्राकृत संख्या क्रम विनिमय नियम सही है। पूर्णांक के लिए भी जोड़ तथा घटाव के क्रम विनिमय नियम सत्य है। घटाव में नहीं है, यहाँ घटाव का गलती हो जाएगा। जोड़ के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम सही है, घटाव के लिए नहीं है। एक बार फिर से समझेंगे। क्रम विनिमय नियम ऐसे समझते हैं, यहाँ हो गया जोड़, यहाँ हो गया संख्या, लिख देते हैं। प्राकृत संख्या हो गया, उसके बाद पूर्ण संख्या हो गया, उसके बाद पूर्णांक हो गया, उसके बाद परिमेय हो गया। टेबल से समझने की कोशिश करेंगे। पूर्ण हो गया, पूर्णांक हो गया, परिमेय हो गया, ऐसे। और जोड़ के अंतर्गत इसे समझना है। क्रम विनिमय ऑर्डर को चेंज करेंगे, किसमें सही होगा किसमें नहीं होगा आप क्रॉस कर देंगे। जैसे जोड़ में a प्लस बी बराबर b प्लस a,
जोड़ का क्रम विनिमय नियम प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत सही है, तो सही है। घटाओ में a माइनस बी बराबर b माइनस ए, तो मान सही आएगा। क्या प्राकृतिक संख्या के क्रम विनिमय नियम घटाव के अंतर्गत घटाव के लिए सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए 3 में से 5 घटा है, क्या बराबर आएगा 5 में से 3 घटाने के लिए? तो नहीं, तो यहाँ होगा क्रम विनिमय नियम घटाव के लिए सही नहीं है। फिर गुना के लिए देखेंगे a इंटू बी बराबर b इंटू ए, तो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत गुना का क्रम विनिमय नियम सही है। फिर प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत भागा का क्रम विनिमय नियम सही होगा, ये बराबर ए भागा बी बराबर होगा बी भागा ए के, तो नहीं होगा। क्यों? जैसे 5 में यदि 4 से भागा दीजिए, 5 में हम भागा देंगे 4 से, तो क्या बराबर आएगा 4 में 5 से भागा देने के बराबर? नहीं आएगा, दोनों का मान बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर चेंज करने से मान बदल जा रहा है, तो वह कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या का जोड़ के प्राकृतिक संख्या जोड़ के लिए क्रम विनिमय नियम सही नहीं है, सत्य नहीं है, असत्य है। जहाँ ठीक है वहाँ सत्य है, यहाँ लिखेंगे सत्य है, असत्य यहाँ लिखेंगे सत्य, यहाँ लिखेंगे असत्य। अब बताइए, पूर्ण संख्या जोड़ के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम सत्य है। पूर्ण संख्या के लिए जोड़ का क्रम विनिमय नियम सत्य है, तो सत्य है। घटाव के लिए असत्य हो जाएगा। एग्जाम्पल आप लोग खुद से करके देखिएगा, खुद से करके देखिएगा। जैसे कोई भी पूर्ण संख्या ले लीजिए, तो घटाव के लिए देख रहे हैं, तो मान लीजिए पूर्ण संख्या को ले लिए 3 और इसमें से घटा रहे हैं 6 को, और 6 में से फिर ऑर्डर चेंज करके घटाएंगे, तो यहाँ का मान आएगा -3, यहाँ का मान आएगा 3, दोनों बराबर है? नहीं है, ऑर्डर चेंज करने से मान बदल गया, तो क्या होगा? असत्य हो जाएगा। गुना के अंतर्गत सत्य होगा, भागा के अंतर्गत असत्य हो जाएगा। उसी तरह पूर्णांक के अंतर्गत देखिए, तो पूर्णांक के अंतर्गत जोड़ का क्रम विनिमय नियम क्या है? सत्य है। घटाव के अंतर्गत असत्य हो जाएगा, गुना के अंतर्गत सत्य होगा, और भागा के अंतर्गत क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। पूर्णांक का क्रम विनिमय नियम। फिर परमेय संख्या आइए, तो परमेय संख्या का जोड़ का क्रम विनिमय नियम क्या है? सत्य है। घटाव का क्रम विनिमय नियम क्या होगा? जैसे 3/5 घटाओ 5/3 बराबर होगा 5/3 घटा 3/5 के, तो बराबर मान नहीं आएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा क्रम विनिमय नियम। परमेय संख्या का घटाव का परमेय संख्या के लिए घटाव का क्रम विनिमय नियम क्या है? असत्य है। भागा का क्या होगा? सत्य होगा। जोड़ घट गुना का क्या होगा? सत्य होगा, और भागा का क्या होगा? असत्य हो जाएगा। क्रम बदलने पर सिर्फ जोड़ और गुना के अंतर्गत ही सब में सत्य आएगा, लेकिन भाग में और घटाव में असत्य हो जाएगा। चूंकि ऑर्डर चेंज कर रहे हैं और घटा रहे हैं, घटाने से मान बदल जाता है, भागा देने से भी अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो मान बदल जाएगा, लेकिन जोड़ और घटाव में हमेशा सत्य होगा। तो इस तरह से आप लोग इसका कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम प्राकृतिक संख्या के लिए, पूर्ण संख्या के लिए, पूर्णांक के लिए और परिमेय के लिए इसी टेबल से हम समझ सकते हैं। आगे एक और नियम है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बारे में हम जानेंगे। एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। तो ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो पॉज करके इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं एसोसिएटिव लॉ की तरफ। साहचर्यता का नियम साहचर्यता का नियम।
साहचर्यता का नियम किस किस संख्या के अंतर्गत सत्य है और किस किस के अंतर्गत असत्य है। पहले साहचर्यता का नियम समझिए। जैसे a प्लस b, इसको कोष्ठ में रखेंगे, अब प्लस c, तो क्या यह बराबर होगा a प्लस b प्लस c के। इसी को साहचर्यता का नियम कहते हैं। तो यह किसके किसके लिए सत्य है असत्य है, इसी को समझना है। जैसे इसको थोड़ा इधर से लिखते हैं, a प्लस b प्लस c बराबर a, इसको ऐसे समझिए, a प्लस b प्लस c बराबर होगा a प्लस b प्लस c के। a माइनस b माइनस सी बराबर होगा a माइनस बी माइनस सी के। a इंटू बी इंटू सी बराबर होगा a इंटू बी इंटू सी के। a भागा b भागा c क्या बराबर होगा a भागा b भागा c के। तो यह नियम किस किस संख्या के अंतर्गत संगृहीत है उसको हम लिख देंगे, किसके अंतर्गत संगृहीत नहीं है उसको नहीं लिखेंगे। देखिए जैसे यह नियम किस किस संख्या के लिए सत्य है, तो यह प्राकृत संख्या के लिए सत्य है, यह पूर्ण संख्या के लिए सत्य है, यह पूर्णांक के लिए सत्य है, यह परिमेय संख्या के लिए सत्य है। अब आप लोग को क्या करना है कि सब संख्या एक एक एग्जाम्पल आप लोग रखिए, यहाँ देखिए कि हाँ सही है कि नहीं है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, तो परिमेय संख्या के लिए साहचर्यता का नियम, जोड़ के लिए साहचर्यता का नियम सही है। घटाव के लिए, प्राकृत संख्या के लिए नहीं है, पूर्ण संख्या के लिए भी नहीं है, पूर्णांक के लिए भी नहीं है, परिमेय संख्या के लिए भी नहीं है। गुणा के लिए जो है इसके लिए सही है, इसके लिए सही है, इसके लिए सही है, इसके लिए भी सही है। फिर भागा के लिए सही नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस टेबल से आप लोग को समझ जाना है और एग्जाम्पल देख करके अपने आप एक उदाहरण ले लीजिए सब संख्या का और देखिए यह टेबल है। जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या तथा परिमेय संख्या के लिए जोड़ का साहचर्य नियम सत्य है, तो टिक मार दिए, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। घटाव के लिए सत्य नहीं है। फिर गुना के लिए चारों संख्याओं का साहचर्य नियम सही है और भागा के लिए चारों के लिए साहचर्य नियम सही नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसको पोज करके लिखिए, समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर से उसको हम समझा देंगे, क्लियर कर देंगे। साहचर्य नियम को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ, साहचर्यता का नियम। इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, वीडियो पोज करके इसको नोट कीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। शून्य क्या है, एक बार शून्य के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सब संख्या आप लोग को पढ़ा दिए हैं, चारों संख्या पढ़ा दिए हैं। चारों संख्या आप लोग को पढ़ा दिए हैं। जैसे प्राकृत संख्या पढ़ा दिए हैं, पूर्ण पढ़ा दिए हैं, पूर्णांक पढ़ा दिए हैं, परिमेय पढ़ा दिए हैं। अब बताइए शून्य जो है, शून्य की भूमिका क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा शून्य की भूमिका, जीरो की क्या क्या भूमिका है। अब यहाँ लिखते हैं शून्य, शून्य यानी जीरो। अब बताइए जीरो प्राकृत संख्या है? नहीं है। जीरो क्या है? जीरो पूर्ण संख्या भी है,
जीरो पूर्णांक भी है, जीरो परिमेय संख्या भी है। तो जीरो के बारे में तो ये हो गया। दूसरी का भूमिका क्या है? किसी भी संख्या में यदि परिमेय संख्या में शून्य जोड़ेंगे, यदि परिमेय संख्या में, यहां से मिटाते हैं इसको, पूर्ण संख्या में, इसमें चलिए प्राकृत संख्या में, पूर्ण संख्या में, पूर्णांक में या परिमेय में किसी भी संख्या में जीरो जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगा, यह संख्या आएगा, यह संख्या, इसके जोड़ किसी भी संख्या में यदि शून्य जोड़ दें, इस चारों संख्या में, यहाँ से इसे समझिए, इस चारों संख्या में यदि कोई भी संख्या जोड़े, शून्य जोड़े, किसी कोई भी यहाँ पे संख्या हो, उसमें यदि जीरो जोड़े तो उसका मान क्या आएगा? वही आएगा जो संख्या है। जैसे ए हो, एक मान लीजिए कोई संख्या, इसमें यदि हम जीरो जोड़ेंगे तो इसका मान हमेशा क्या होगा? ए ही होगा। यदि ए में से कोई संख्या हम जीरो घटा ले तो हमेशा ए ही आएगा। यदि इस ए में गुना कर दे जीरो से तो जीरो कर देगा, और इस संख्या में यदि भागा दे जीरो से तो यह अनडिफाइंड कर देगा। अनडिफाइंड कैसे करेगा इसको समझना है। ये संख्या जो है कोई भी संख्या हो सकता है, प्राकृत हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, परिमेय हो। इस चारों संख्या में, किसी भी संख्या में, चारों संख्या में कोई भी संख्या हो चारों, उसमें यदि जीरो जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगा, घटा दे तो भी वही संख्या आएगा, गुना करेंगे तो संख्या कोई भी संख्या हो, गुना करेंगे तो उसको जीरो बना देगा, और भाग दे तो अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित कर देगा। इसको पढ़ते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित इसको बोलते हैं, अपरिभाषित। तो जीरो ये अपरिभाषित कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 5, 4, 9, 3। अब बताइए इसमें हम जीरो से भागा देंगे तो यहाँ पे कौन ऐसा संख्या रखे कि उसमें गुना करने पर इतना संख्या आ जाए? तो दुनिया का कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसमें जीरो से गुना करने पर इतना, क्योंकि जीरो में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो उसका मान जीरो कर देता है। तो यहाँ कोई ऐसा संख्या बना है जिसको जीरो में गुना करने से इस संख्या के बराबर ला दे? कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए इसको अपरिभाषित बोल देते हैं। अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। तो जीरो का भूमिका क्या है कि किसी भी संख्या में जोड़े, घटाए, गुना करे। जोड़े घटाए तो वही संख्या आएगा, गुना करे किसी भी संख्या में तो उसको शून्य बना देगा, और यदि भागा दे तो अपरिभाषित कर देगा। लेकिन किसी भी संख्या जीरो में अगर दुनिया की कितना भी बड़ा संख्या लिया करके भागा दे, यहाँ पे कोई भी संख्या हो, दुनिया का कितना भी बड़ा संख्या रख दे, और उसमें जब शून्य में भागा देंगे तो इसका मान शून्य हो जाता है। ये जीरो की जो भूमिका है, लोग आप लोग दिमाग में बहुत अच्छा से बैठा लीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर यह बहुत परेशान करता है, मेन करके गुना और भाग में। ठीक है, जब भी कोई संख्या आएगा वहाँ पे भाग देना होगा जीरो से, तो हमेशा क्या होगा? परिभाषित कर देते हैं। गुना करना होगा किसी भी संख्या में, जीरो से गुना करेंगे तो उसका मान जीरो हो जाता है। जोड़ घटाए तो वही संख्या आता है। आगे फिर हम लोग कल से पढ़ेंगे एक की भूमिका क्या है, और उसके बाद से क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से करेंगे। देखने के लिए वीडियो धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग वीडियो को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कोई दिक्कत हो तो हमको कमेंट में बताएं। थैंक यू।